नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत बड़ी परियोजना पर गौर कर रहे हैं। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर शक्ल ले रही है। हम बात कर रहे हैं एक नए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, यहाँ तक कि एक पूरी टाउनशिप और पावर प्लांट की भी। मतलब सब कुछ एक ही जगह। हाँ, और ये योजना काफ़ी महत्वाकांक्षी है। इसको समझने के लिए हम कुछ हालिया लेख और रिपोर्ट्स देख रहे हैं। ये जो स्रोत हैं ये इस प्रोजेक्ट के कई ज़रूरी पहलुओं पर आप कह सकते हैं रोशनी डालते हैं। जैसे भारत के लिए इसका रणनीतिक वजन कितना है, या फिर इसमें आर्थिक मौके क्या हैं, और साथ ही वो चिंताएं भी जो पर्यावरण और स्थानीय समुदायों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों की मदद से पूरी तस्वीर को थोड़ा साफ किया जाए। आखिर ये ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? इसके पीछे मतलब सोच क्या है और इस पर अलग-अलग राय क्या हैं? तो देखिए, शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात यह है कि ये परियोजना दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक के ठीक कह सकते हैं मुहाने पर है। एक ऐसा रास्ता जहां से अनुमान है कि दुनिया का लगभग 1/3 व्यापार गुजरता है। तो चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं और इस परियोजना के अलग-अलग आयामों को समझते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन मतलब भौगोलिक स्थिति। ये ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जल डमरू मध्य के पश्चिमी एंट्री पॉइंट पर है। ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये कोई मतलब मामूली रास्ता नहीं है। सही कहा। ये तो आप समझिए दुनिया की समुद्री अर्थव्यवस्था की एक मेन आर्टरी है। एक अंदाजा है कि करीब $3.5 ट्रिलियन का सालाना वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होता है, और दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल परिवहन भी यहीं से गुजरता है। आप सोचिए, सिंगापुर जैसा छोटा देश, उसकी जो इतनी समृद्धि है, उसका एक बड़ा राज यही है कि उसने इस लोकेशन का भरपूर फायदा उठाया है। उसका पोर्ट आज दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त पोर्ट है, इसी रास्ते पर उसकी पकड़ की वजह से। और ये रास्ता सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर चीन के लिए। एक स्रोत ये बताता है कि चीन का करीब 80% कच्चा तेल इसी पतले रास्ते से होकर जाता है। इसे अक्सर चीन की मलक्का दुविधा कहते हैं, मलक्का डिलेमा। मतलब एक ऐसी निर्भरता जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक कमजोरी भी है। हाँ, और शायद यही दुविधा है जो चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी और असर बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। मिसाल के तौर पर म्यांमार के कोको द्वीप पर ऐसी खबरें हैं कि एक चीनी निगरानी स्टेशन बनाया गया है, और वो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इस संदर्भ में ग्रेट निकोबार परियोजना को कई लोग चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भारत का एक रणनीतिक कदम मान रहे हैं। भारत ने वैसे सिंगापुर के साथ मिलकर मलक्का स्ट्रेट में जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग भी शुरू की है, तो वो भी एक संकेत है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ एक और बंदरगाह बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये उससे कई ज्यादा बड़ी चीज लगती है, शायद एक तरह का क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक बेस बनाने की कोशिश। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब लगभग 72,000 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड परियोजना है। इसमें सिर्फ एक विशाल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ही नहीं है। इसके तहत कैम्बल बे में एक आधुनिक एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन मतलब दोनों कर सकेंगे। और भारत की जो एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है, अंडमान और निकोबार कमांड यानी ANC, उसे भी अपग्रेड किया जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है वहाँ। बिल्कुल, फाइटर जेट्स और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों के ऑपरेशन के लिए। दक्षिणी निकोबार में INS बाज नेवल एयर स्टेशन है, और उत्तरी अंडमान में INS कोहासा एयर स्ट्रिप। इन दोनों का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा नेवी के जहाज़ों के लिए नई जेटी मतलब जहां जहाज रुकते हैं, और बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, ये सब भी प्लान का हिस्सा है। तो ये सब मिलकर न केवल भारत की समुद्री निगरानी और सुरक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी पहुंच को भी मजबूती देगा। एक सूत्र में एक ऐतिहासिक बात का भी जिक्र था। ऐसा कहा गया है कि पहले शायद आज़ादी के बाद भारत ने एक महत्वपूर्ण द्वीप किसी पड़ोसी देश को दे दिया था, जिससे हमारी समुद्री पहुंच पर कुछ असर पड़ा। क्या इस परियोजना को उस मतलब कथित भूल को सुधारने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है? हाँ, एक स्रोत इस नजरिए को रखता है। हालांकि उस ऐतिहासिक घटना की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ, ये परियोजना निश्चित रूप से भारत की बदलती सोच और बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षाओं को दिखाती है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करने और अपनी लोकेशन का फायदा उठाने की इच्छा का प्रतीक है।
ये दिखाता है कि भारत अब खुद को सिर्फ एक लैंड बेस्ड पावर नहीं मानता, बल्कि एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये रणनीतिक पहलू तो वाकई बहुत अहम है। लेकिन चलिए अब थोड़ा इसके आर्थिक आयामों पर बात करते हैं। इस परियोजना से अर्थव्यवस्था को क्या फायदे हो सकते हैं? अभी तो ऐसा है कि भारत के पूर्वी तट से आने वाले ज्यादातर बड़े कंटेनर जहाज़ों को उन्हें ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो या सिंगापुर या मलेशिया के पोर्ट क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर जाना पड़ता है। और यहीं पर ग्रेट निकोबार परियोजना एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ का नेचुरल डीप वाटर। मतलब यहाँ समंदर तट के पास ही 20 मीटर से ज्यादा गहरा पानी मिलता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज होते हैं ना, जिन्हें अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल ULCVs कहते हैं, उनको भी आसानी से हैंडल कर सकता है। अच्छा, तो इस गहरी ड्राफ्ट का मतलब है कि बड़े जहाज यहाँ आकर रुक सकते हैं? बिल्कुल, और इसी वजह से ग्रेट निकोबार एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब हुआ कि बड़े मदर वेसल दुनिया भर से माल लेकर यहाँ आएंगे, उसे उतारेंगे और फिर छोटे फीडर वेसल उस माल को भारत के अलग अलग पूर्वी तट के बंदरगाहों तक, जैसे चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, या फिर आसपास के देशों तक, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वहां तक पहुंचाएंगे। इससे भारतीय इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को विदेशी पोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स की लागत और समय दोनों में कमी आएगी। इसकी अनुमानित क्षमता कितनी बताई जा रही है? क्या ये दुनिया के जो बड़े पोर्ट्स हैं अभी, उनसे मुकाबला कर पाएगी? जो शुरुआती अनुमान है उनके मुताबिक पूरी तरह डेवलप होने पर इस पोर्ट की कैपेसिटी सालाना 1,45,00,000 TEU होगी। TEU मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो कंटेनर नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है। ये बहुत बड़ी क्षमता है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये क्षमता इसे सीधा हांगकांग जैसे बड़े पोर्ट के बराबर खड़ा कर देगी और दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट्स में शामिल कर सकती है। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगता है, खासकर जब हम देखते हैं कि अभी दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से 6 चीन में है और भारत का सिर्फ एक पोर्ट मुंद्रा ही टॉप 25 में आता है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग होगी और भारत की समुद्री व्यापार क्षमता में एक बड़ा बदलाव लाएगी। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी देखें तो ये न सिर्फ भारत के पूर्वी तट, बल्कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के लिए भी, मतलब म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के लिए एक जरूरी सेंटर बन सकता है। इससे रीजनल ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। आपने मलक्का स्ट्रेट के व्यस्त होने का जिक्र किया था। क्या इस नए बंदरगाह से उस रूट पर जो दबाव है उसे कम करने में भी कुछ मदद मिलेगी? हाँ, ये एक और जरूरी पहलू है। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे पतले और सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है। यहाँ जहाज़ों की बहुत भीड़ रहती है, जिससे ज़ाहिर टक्कर का खतरा हमेशा रहता है। मिसाल के तौर पर सूत्रों में 2021 की एक घटना का जिक्र है, जब ज़ेफिर लूमोस और गैलापेगोस नाम के 2 बड़े जहाज टकरा गए थे। उससे काफ़ी नुकसान हुआ और समुद्री प्रदूषण भी फैला। और शायद समुद्री डकैती का भी खतरा रहता है वहाँ। हाँ, हालांकि हाल के सालों में इस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन पहले खासकर सोमालिया के तट के पास और कुछ हद तक इस इलाके में भी पायरेसी एक गंभीर समस्या रही है। एक सूत्र 2011 की घटना बताता है, जब MV फुल सिटी नाम के एक टैंकर पर डाकुओं ने हमला किया था, जिसे भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर नाकाम किया था। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में या जहाज़ों को फ्यूल भरवाने, मरम्मत करवाने या क्रू बदलने के लिए ग्रेट निकोबार में एक आधुनिक सुरक्षित बंदरगाह एक बहुत जरूरी पोर्ट ऑफ कॉल साबित हो सकता है। मतलब जहाज़ों के लिए रास्ते में रुकने का एक भरोसेमंद और सेफ ठिकाना। ये सब तो बड़े पैमाने की बातें हुई, लेकिन लोकल लेवल पर इस परियोजना से रोजगार और विकास के क्या मौके पैदा होंगे? जाहिर है, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के काम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन फेज में और बाद में पोर्ट के ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस वगैरह में हजारों स्किल्ड और अनस्किल्ड नौकरियां पैदा होंगे। इसके साथ ही वेयरहाउसिंग यानी गोदाम, शिपिंग एजेंट, माल ढुलाई, कस्टम ब्रोकरेज जैसी जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, उनका एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। और पर्यटन का भी जिक्र था शायद। हाँ, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से टूरिज्म के मौके भी खुलेंगे। हालांकि उसे पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए ही डेवलप करना होगा। इसके अलावा भविष्य में ग्रीन शिपिंग फ्यूल जैसे ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया, उसके प्रोडक्शन और बंकरिंग मतलब जहाज़ों में फ्यूल भरने का एक सेंटर बनने की भी संभावना है। एक सूत्र के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत लगभग 60,000 लोगों के रहने और काम करने के लिए एक पूरी नई मॉडर्न टाउनशिप बसाने की भी योजना है। तो कुल मिलाकर स्थानीय आबादी के लिए आर्थिक अवसर बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो रणनीतिक और आर्थिक पहलू तो काफ़ी आकर्षक लगते हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं,
इतने बड़े पैमाने की कोई भी परियोजना बिना चुनौतियों या चिंताओं के नहीं आती, खासकर जब वो ग्रेट निकोबार जैसे सेंसिटिव इकोसिस्टम और जहां स्वदेशी जनजातीय आबादी रहती है ऐसे क्षेत्र में बन रही हो। हमारे स्रोतों में पर्यावरण और स्थानीय जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले असर को लेकर क्या कहा गया है? ये चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं और स्रोतों में इनका जिक्र भी है। ग्रेट निकोबार द्वीप अपनी खास बायोडाइवर्सिटी और शोम्पेन और निकोबारी जैसी जनजातियों के लिए जाना जाता है। शोम्पेन जनजाति तो एक पीवीटीजी है, मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिन्हें खास सुरक्षा की जरूरत होती है। हालांकि स्रोतों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इन समुदायों के अधिकारों और उनके रहने की जगहों की सुरक्षा के लिए पहले से ही कई कड़े कानूनी और रेगुलेटरी उपाय मौजूद हैं। किस तरह के उपाय? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सबसे अहम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956। ये कानून इन जनजातियों के पारंपरिक रिजर्व इलाकों को तय करता है और उनमें बाहरी लोगों के आने जाने और गतिविधियों को सख्ती से कंट्रोल करता है। फिर SC/ST एक्ट 1989 है, जो उनके खिलाफ किसी भी तरह के शोषण या अत्याचार के विरुद्ध मजबूत कानूनी सुरक्षा देता है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 भी है, जो वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। और जैसा मैंने कहा, गृह मंत्रालय की भी पीवीटीजीज के संरक्षण के लिए खास नीतियां और गाइडलाइंस हैं। तो अगर इतने सारे सुरक्षा कवच पहले से मौजूद हैं, तो फिर चिंताएं क्यों उठ रही हैं? क्या ये कानून जमीनी हकीकत में काफी प्रभावी नहीं है? देखिए, इस पर स्रोतों में अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। एक मुख्य तर्क जो सामने आता है वो ये है कि जब इतने सारे कानूनी और रेगुलेटरी सुरक्षा उपाय पहले से ही लागू हैं, तो सिर्फ चिंताओं के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की ऐसी रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकना शायद ठीक नहीं होगा। एक सूत्र का कहना है कि विकास को हमेशा जनजातियों के लिए एक खतरे के रूप में दिखाना, एक तरह से फॉल्स चॉइस यानी गलत दुविधा पैदा करना है। यानी विकास और संरक्षण में से एक को चुनना जरूरी नहीं है। हाँ, इस नजरिए के मुताबिक सही तरीके से किया गया विकास इन समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा और रोजी रोटी के नए मौके भी ला सकता है, जिससे वो अपनी शर्तों पर आधुनिक दुनिया से जुड़ सकें। एक सूत्र इस बात पर भी आपत्ति जताता है कि इन जनजातियों को बाकी भारतीय आबादी से बिल्कुल अलग थलग और पिछड़ा मानकर व्यवहार करना, ये एक तरह से अपमानजनक है और उन्हें विकास के फायदों से दूर रखता है। जहां तक जमीन और जंगल के इस्तेमाल का सवाल है, क्या इसके कोई ठोस आंकड़े हैं कि कितना इलाका प्रभावित होगा? हाँ, एक सूत्र में दिए गए आंकड़ों के अनुसार परियोजना के लिए कुल जितनी जंगल की जमीन साफ करनी होगी, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल वन क्षेत्र का 2% से भी कम है। ये भी बताया गया है कि प्रोजेक्ट के लिए लगभग 73.5 वर्ग किलोमीटर आदिवासी रिजर्व जमीन का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी भरपाई के लिए द्वीप पर ही कहीं और 76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आदिवासी रिजर्व घोषित किया जाएगा। यानी उनके कुल रिजर्व क्षेत्र में असल में कमी नहीं बल्कि थोड़ी बढ़ोतरी ही होगी। और क्या परियोजना को पर्यावरण संबंधी सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं? एक अन्य सूत्र के मुताबिक परियोजना के लिए सभी जरूरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पूरे कर लिए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूरी दी है। बताया गया है कि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले जो भी नेगेटिव असर हो सकते हैं, उन्हें कम करने के लिए प्रोजेक्ट पर 42 बाइंडिंग शर्तें लगाई गई हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होगा। इसे अनियंत्रित विस्तार के बजाय एक अनुशासित विकास यानी डिसिप्लिन्ड डेवलपमेंट के मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन चिंताओं के अलावा क्या स्रोतों में किसी तरह के राजनीतिक विरोध या बहस का भी जिक्र है? हाँ, देखिए, राजनीति और बड़ी परियोजनाएं अक्सर साथ साथ चलती हैं। एक सूत्र में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा इस परियोजना की आलोचना करते हुए लिखे गए एक लेख का जिक्र है, जिसमें उन्होंने पर्यावरणीय और जनजातीय चिंताओं पर जोर दिया था। दूसरी तरफ इसी सूत्र में केरल के विजंजम बंदरगाह का उदाहरण भी दिया गया है। वहां भी शुरुआत में स्थानीय विरोध और राजनीतिक बहस काफी तेज थी, लेकिन अब जब बंदरगाह बनकर तैयार हो रहा है तो उसकी सफलता का क्रेडिट लेने की होड़ दिखती है। ये दिखाता है कि ऐसी बड़ी बदलाव लाने वाली परियोजनाओं पर अक्सर अलग-अलग विचार और विरोध होते हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना या किसी राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं है, बल्कि स्रोतों में जो जानकारी और दृष्टिकोण दिए गए हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। तो कुल मिलाकर आज हमने ग्रेट निकोबार परियोजना के कई महत्वपूर्ण आयामों को समझने की कोशिश की।
हमने देखा कि कैसे रणनीतिक रूप से ये परियोजना भारत को मलक्का स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग पर एक जरूरी बढ़त दिला सकती है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में। और आर्थिक नजरिए से ये परियोजना भारत को ग्लोबल समुद्री व्यापार के नक्शे पर एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। इससे न सिर्फ लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और व्यापार बढ़ेगा, बल्कि हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। साथ ही जो सहायक उद्योग हैं, उनका भी विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ हमने पर्यावरण और स्थानीय जनजातीय समुदायों, विशेषकर शोम्पेन जनजाति पर इसके संभावित प्रभावों से जुड़ी चिंताओं पर भी बात की। स्रोतों में इन चिंताओं को माना गया है, लेकिन साथ ही मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों और परियोजना पर लगाई गई शर्तों का भी जिक्र है, जिनका मकसद इन प्रभावों को कम करना है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये परियोजना सिर्फ कंक्रीट, स्टील और बड़ी मशीनों के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं गहरी बात का संकेत देती है। ये भारत की समुद्री सोच, उसकी मैरीटाइम विजन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी विशाल कोस्ट लाइन और हिंद महासागर में अपनी यूनिक लोकेशन का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए गंभीर है। ये ग्लोबल ट्रेड और सुरक्षा के क्षेत्र में एक कहीं ज्यादा बड़ी और एक्टिव भूमिका निभाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ये इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल एक पारंपरिक लैंड बेस्ड पावर के रूप में ही अपनी पहचान सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि अपनी समुद्री क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके एक बैलेंस मल्टी डायमेंशनल शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। इतिहास हमें बताता है कि जिसने समुद्र पर अपनी पकड़ मजबूत रखी, उसका दुनिया के मामलों में प्रभाव हमेशा ज्यादा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है, जैसे जैसे दुनिया के व्यापार मार्ग और समुद्री चौकियां रणनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, भविष्य में वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन पर इनका नियंत्रण किस तरह से असर डालेगा। और अगर ये ग्रेट निकोबार परियोजना अपनी पूरी क्षमता से सफल होती है, तो भारत अपनी इस नई हासिल की हुई समुद्री ताकत और रणनीतिक बढ़त का इस्तेमाल किन अन्य क्षेत्रों में या किन नए भू राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए कर सकता है, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।